हाँ तो हेलो brilliant students and brilliant people, how are you? I am going to talk about class 12 physics चैप्टर आपका न्यू है करंट इलेक्ट्रिसिटी से। आज का पार्ट फर्स्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से पेन कापी निकाल लें और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। हमारा है आपका खूबसूरत एवं ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री स्टडी बाय गोयल बाबा। तो डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं पहले हम चार्ज की। ध्यान समझें, चार्ज, इसके बिफोर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के सारे लेक्चर आपको दिया। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम बात करते हैं चार्ज। तो चार्ज अगर आपका रेस्ट में रहता है, एट रेस्ट, तो इसका हम स्टडी किस चैप्टर में करते हैं? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं। किसमें करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं। ध्यान दीजिए, जब चार्ज आपका किसमें है, एट रेस्ट में, तो उसका स्टडी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं। चार्ज, जब यही चार्ज जब आपका मोशन में हो, तो मोशन भी दो तरह के होते हैं, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से और एक वेरिएबल वेलोसिटी से। तो ये मोशन अगर आपका चार्ज आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता हो, यही चार्ज अगर आपका वेरिएबल वेलोसिटी से मोशन करते हो, वेरिएबल वेलोसिटी मीन्स हम इसको बोल सकते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोल सकते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब चार्ज आपका वेरिएबल वेलोसिटी यानी एक्सेलरेटेड मोशन से मोशन हो, चार्ज या वेरिएबल वेलोसिटी हो, तो उसका स्टडी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में करते हैं। कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में करते हैं। यही चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करते हो, तो इसका हम स्टडी करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं। कहाँ करते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं। आप ध्यान दें, तो हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी ही स्टार्ट करना है या करंट इलेक्ट्रिसिटी ही क्या करना है? पढ़ना है। तो सबसे पहले आप एन डालेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। वैसे बेसिकली आप 10th में भी कुछ पढ़े हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनीशन पहले समझें। करंट इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनीशन क्या होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोल सकते हैं? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, या इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज, द क्या बोल सकते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी इसको किससे आप रिप्रेजेंट करेंगे? आई से। ध्यान दीजिएगा, डिफिनीशन हमने आपको क्या बताया कि इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम are known as electric current, or the rate of flow of charge is known as electric current. यानी it is represented by capital I. कैपिटल I is equal to आप क्या लिख सकते हैं? चार्ज फ्लो। देखिए यहाँ पे लिखा हूं फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज फ्लो अपॉन टाइम। क्या बोलेंगे? अपॉन टाइम। तो चार्ज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। और ये टाइम को किससे रिप्रेजेंट किया हमने? स्मॉल t से। दूसरी बात हमने बताया था
आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फर्स्ट चैप्टर में Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई। हियर N इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज इक्वल टू क्या आप लिख सकते थे, प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला बनेगा आपका I इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Q अपॉन T इज इक्वल टू N E अपॉन क्या लिख सकते हैं, स्मॉल t लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, ठीक है। और पहले बात ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चार्ज एट रेस्ट में होते हैं तो उसका स्टडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं। चार्ज अगर मोशन में, तो मोशन दो तरह से हो सकते हैं, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज मोशन कर सकता है, एक वेरिएबल वेलोसिटी से। तो जब वेरिएबल वेलोसिटी से चार्ज मोशन करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। उसका स्टडी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में करते हैं। और जब वही चार्ज आपको कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मोशन करता है तो उसका स्टडी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में बोलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें, सपोज दैट, मान लीजिए ये वायर है, इस वायर से एक बल्ब को आपने कनेक्ट किया। जब यहाँ से आप करंट फ्लो किया, क्या फ्लो करेंगे, करंट जब फ्लो कराएंगे या करंट ना फ्लो कराएं, चार्ज फ्लो कराएं। ध्यान दीजिए, ये चार्ज जब Q फ्लो किया तो इसमें चार्ज जब Q आपका फ्लो कर रहा है तो आप ध्यान दीजिए, इस वायर में कितने कूलम चार्ज फ्लो किया, जैसे 4 कूलम चार्ज फ्लो किया, कितने टाइम तक, 1 सेकेंड तक। तो करंट कितना होगा, Q इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू आपका Q अपॉन T फॉर्मूला आता है। Q की वैल्यू क्या रखेंगे, 4 कूलम, टाइम की वैल्यू रखेंगे 1 सेकेंड। ये कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर। सेम अगर I यहाँ से आपका 8 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है इस बल्ब के अंदर, इस वायर के अंदर, वायर से, और टाइम जा रहा है आपका 2 सेकेंड। कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। कितना इस वायर में करंट फ्लो किया, 2 4 जा 8 एम्पियर। इसका मतलब ध्यान दीजिए, टाइम करंट की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम अगर इंक्रीज करेगा तो करंट क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। चार्ज इंक्रीज करेगा तो करंट भी आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। अब अगर एवरेज करंट पूछता, कैसा करंट पूछता हो, एवरेज करंट पूछता हो, तो एवरेज करंट का फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे, डेल्टा Q, क्या लिखेंगे, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। एवरेज करंट का फॉर्मूला आप याद रखेंगे। कभी कभी कॉम्पिटिटिव लेवल में एवरेज करंट भी पूछ लेता है, मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा। एवरेज करंट इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T हमने लिखा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करना हो तो आप लिखेंगे dq अपॉन क्या लिखेंगे, dt। dq अपॉन क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। ये रहा इंस्टेंटेनियस करंट का फार्मूला, ये एवरेज करंट का फार्मूला, और ये करंट का फार्मूला है। तो सब करंट का ही फार्मूला। अब सवाल उठता है कि इसका SI यूनिट क्या होती है, इसका करंट की SI यूनिट क्या होती है। तो SI यूनिट ऑफ करंट, Q क्या है आपका, यहाँ पर चार्ज है तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो एक आपका यूनिट हो गया यहाँ पर, यहाँ मैं लिख देता हूँ SI यूनिट ऑफ करंट। ध्यान दे, SI यूनिट ऑफ करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कूलम्स पर सेकेंड। अब कूलम पर सेकेंड को ही हम लोग बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलेंगे, एम्पियर। ज्यादा चर्चित है। करंट की SI यूनिट क्या होती है, तो एम्पियर होती है। अब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए क्या हम लोग लगाते हैं, अमीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, तो अमीटर लगाते हैं। इट इज मेजर्ड बाय अ मीटर। करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, तो आप कहेंगे अमीटर। एम्पियर नहीं, अमीटर। वो तो अमीटर करंट को मेजर करेगा एम्पियर में, तो मेजर्ड बाय अमीटर। क्या लिखेंगे, मेजर्ड बाय अमीटर।
करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो मीटर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई हुए तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें या वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो मैं आगे कुछ और पॉइंट बताता हूँ। याद रखना, करंट का डिफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी, या आप बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, I इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज या चार्ज फ्लो अपॉन टाइम इज इक्वल टू Q अपॉन, हमने क्या बताया, T। Q इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है N इंटू E, तो देयरफॉर Q इज इक्वल टू I इज इक्वल टू Q अपॉन T इज इक्वल टू N E अपॉन T। फिर हमने बताया एवरेज करंट की फॉर्मूला बताया, एवरेज करंट इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T बताया। उसके बाद हमने बताया SI यूनिट या नहीं, उसके बाद बताया इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट dq अपॉन हमने क्या लिखा, dt लिखा। SI यूनिट ऑफ करंट कूलम्ब पर सेकेंड वाट एम्पियर। अब किसी सर्किट में जब करंट को मेजर किया जाता है तो वहां पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, तो अमीटर यूज किया जाता है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, तो अमीटर। दूसरी बात इंपॉर्टेंट पॉइंट कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज अ opposite to the direction of flow of electron inside the conductor। मान लीजिए ये कंडक्टर है आपका, ध्यान दें ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन इधर का मोशन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आपका जा रहा है B टू A मोशन कर रहा है, तो करंट मोशन करेगा A टू B। यानी यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन एज, क्या लिख सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब I, डायरेक्शन ऑफ करंट मीन्स I इज टेकन एज, देखिए टेकन एज, ये देखिए इलेक्ट्रॉन इधर मोशन कर रहा है और करंट इधर मोशन कर रहा है, तो लिख सकते हैं इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, इज टेकन एज अपोजिट to the direction of electron, the opposite to the direction of flow of electron बोल सकते हैं, direction of flow of electron, ठीक है, flow of electron inside the conductor, inside the, क्या लिख सकते हैं, कंडक्टर लिख सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि किसी कंडक्टर में, ये क्या है आपका कंडक्टर है या वायर है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन अगर यूं फ्लो कर रहा है तो करंट यूं फ्लो करेगा। यानी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ, इधर का ये पॉइंट मिटा देता हूँ, उसके बाद देखा जाए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें। इसका न्यूमेरिकल भी साथ ही साथ कराते चलूंगा आप सभी को, जैसे यहां समझे आप, ध्यान दीजिए। अगर फर्स्ट पॉइंट ये हमने दो बनाया, लाइन, दो लाइन ड्रा किया, अगर आपका, ध्यान दीजिए, डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव आयन यानी इलेक्ट्रॉन अगर आपका यू फ्लो करता हो, इलेक्ट्रॉन अगर यू फ्लो करता हो तो करंट किधर फ्लो करेगा, इसके अपोजिट। ये चीज अभी वहां पर लिखा, यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या है, दैट इज अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव आयन। ये इसके अपोजिट क्या है, करंट फ्लो कर रहा है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। ऑलवेज इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करेगा। सेकेंड पॉइंट ध्यान दें। अब मान लीजिए आपका ये प्रोटॉन है, लेफ्ट टू राइट मोशन कर रहा है, इधर मोशन कर रहा है लेफ्ट टू राइट, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयन, यहां बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन का डायरेक्शन है, यानी प्रोटॉन लेफ्ट टू राइट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो करंट भी सेम डायरेक्शन में मोशन करेगा। I इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक क्या बोल सकते हैं, तो करंट बोल सकते हैं।
इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट का डायरेक्शन किधर है, प्रोटॉन के एलांग है और किसके अपोजिट है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगा। इसका मतलब पहली बात कि करंट मोशन कर रहा है, करंट माने मोशन कर रहा है, किधर कर रहा है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, मैग्नीट्यूड हो गया। क्या परिमाण है उसका कि किधर जा रहा है, ये क्वेश्चन में बोल सकता है। दूसरी बात, अब इसमें एक कंसेप्ट आ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन के अपोजिट और प्रोटॉन के एलान, यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इसमें आ गए। यानी करंट में आप ध्यान दीजिए, करंट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। ध्यान दीजिए, करंट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। तो क्या यह इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी होगी या स्केलर? तो आप बोलेंगे ये स्केलर क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। ठीक है, यानी अब इसको डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा समझें एग्जाम्पल। जैसे सपोज दैट, मान लें आप इधर से करंट आ रही है 3 एम्पियर, इधर से करंट जा रही है 4 एम्पियर, ठीक, और इधर चली गई। तो दो हमने ऑप्शन लिखा, यहाँ पे 7 एम्पियर लिखा है, यहाँ पर 5 एम्पियर लिखा। अब सवाल उठता है कि 7 एम्पियर होगा कि 5 एम्पियर होगा। अगर यहाँ पे आपने वेक्टर का फॉर्मूला लगाया, ये इसमें करंट जो ट्रेवल कर रही है, इसका बात ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पर लिखते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा आपका 25। तो 25 का अगर आप रूट निकालते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने लिख दिया आई का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया आपका 25, यहाँ हो गया आई का स्क्वायर, कैसे हुआ, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 और 9 ऐड करेंगे तो 25। तो आई इक्वल टू रूट 25 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 5 एम्पियर। इसमें करंट 5 एम्पियर आना चाहिए जब वेक्टर को अगर फॉलो करेगी। तो जब वेक्टर फॉलो करेगी तो इस ये पॉइंट में लिखा ए सी, यहाँ पर लिखा बी, ए सी और बी सी से करंट आ रही है और इधर सी से डी की तरफ जा रही है। तो सी से डी में करंट कितना एम्पियर फ्लो करना चाहिए, 5 एम्पियर। लेकिन जब हमने सी डी के बिटवीन अमीटर को लगाया मेजर करने के लिए कि कितना वाकई में करंट देखा जाए, कितना इसमें फ्लो कर रही है, तो उसमें करंट फ्लो कर रही थी कितना एम्पियर, 7 एम्पियर। इसका मतलब यहाँ पर कंसेप्ट ये हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी को फॉलो नहीं करेगी। तो आप क्या लिख सकते हैं, करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट, करंट डज नॉट, ठीक, करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन, या वेक्टर एडिशन को करंट फॉलो नहीं करते, यानी करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन। ठीक है, यानी वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते। इसका मतलब आप यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि कॉमन एल्जेब्रिक सम का यहाँ पर यूज कर रहा है कंसेप्ट। कॉमन एल्जेब्रिक सम 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 एम्पियर। तो अब कोई भी पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, तो आप क्या बताएंगे, इलेक्ट्रिक करंट आपकी स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होते हुए भी यह कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अगर मान ले ऑप्शन में आपका इस एक ऑप्शन हो गया वेक्टर, दूसरा ऑप्शन हो गया टेंसर क्वांटिटी, तीसरा ऑप्शन हो गया बोथ, और चौथा ऑप्शन हो गया नॉन ऑफ दीज। तो आप क्या मानेंगे, टेंसर क्वांटिटी मानेंगे। अगर टेंसर क्वांटिटी नहीं दिया है तो आप क्या मानेंगे, स्केलर क्वांटिटी।
मान लीजिए सपोर्ट दैट फर्स्ट प्राथमिकता आपको देना है टेंसर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट आपकी कैसी क्वांटिटी है, तो टेंसर क्वांटिटी है, पीसीयू वगैरह में आप पढ़ेंगे। लेकिन वैसे अगर टेंसर क्वांटिटी नहीं दिया है तो आप क्या मार सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लें या शॉर्ट स्क्रीन ले लें। मैं थोड़ा साइड हो गया हूं, जल्दी करें। ठीक है, तो मैं इस पर न्यूमेरिकल बताता हूं, आप इसे नोट करें। हाँ, तो अब देखें उसी फार्मूले पर क्वेश्चन। जो भी हमने फार्मूला बताया आपको, हमने 3 तरह से फार्मूला बताया। एक नॉर्मल फार्मूला बताया आपको, I = Q/T = NE/T। दूसरा फार्मूला बताया हमने एवरेज करेंट। तो एवरेज करंट का फॉर्मूला हमने बताया डेल्टा Q/ΔT। फिर हमने बताया इंस्टेंटेनियस करंट = dQ/dt। तो आइए देर ना करते हुए हम इस तीनों फार्मूले पे आपको न्यूमेरिकल बताता हूँ इसी लेक्चर में। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का रहेगा। जैसे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, करें कि स्मॉल q = t² + 4t + 5 कूलम। तो देन फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस करंट at a time t = 3 seconds and average current from 0 to 2 seconds। तो आइए इसका हम लोग सलूशन देखते हैं। सलूशन ध्यान दीजिए, पहले हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट की। तो इंस्टेंटेनियस करंट I इंस्टेंटेनियस हमें फॉर्मूला बताया था क्या, dQ/, आपको फॉर्मूला बताया था dt। dQ/ क्या बताया था, dt। अब आप देखें यहाँ पर Q की वैल्यू, इस Q की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे आप d/dt। Q की वैल्यू क्या रखेंगे, t² + 4t प्लस क्या रखेंगे 5। ध्यान दीजिए, ये मिलेगा आपको इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट। अब इसको, इस वैल्यू को d/dt के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो जो पावर है वो कोफिशिएंट हो जाता है, फिर पावर माइनस क्या जाता है 1। फॉर्मूला आप यूज करेंगे, क्या होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ x⁴n × dx। क्या होता है फॉर्मूला आपका, n × x⁴n-1। ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो पावर है उससे कोफिशिएंट करेंगे, फिर पावर में से -1 करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 2t प्लस यहाँ पे मिल जाएगा 4t, और किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है आपको, 0 मिलता है। क्या मिलता है आपको, 0 मिलता है। यानी इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है, मैं I इन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मिलेगा क्या, 2t प्लस क्या मिल गया 4 मिल गया, सॉरी ये 4 होगा, यहाँ पर क्या होगा 4 होगा। ये 4 को बाहर कर देंगे और dt/dt कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर लिखा 4, यहाँ पर लिखा d/dt, और यहाँ पर क्या आ गया 4t। d/dt से मल्टीप्लाई करेंगे सब में, तो 4 बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे t का, तो dt/ क्या हो जाएगा, dt कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 1। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4 और यहाँ पर 0, तो 0 मतलब कुछ नहीं। अब t की वैल्यू कितना दिया है, 3 सेकेंड, तो 2 × 3 प्लस क्या कर देंगे 4, मल्टीप्लाई करें, 3 × 2 = 6 + 4 और 6 ऐड करें, कितना मिलेगा इंस्टेंटेनियस करंट, तो 10 एम्पियर मिलेगा आपको। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, एवरेज करंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एवरेज करंट पूछ रहा है। तो एवरेज करंट, ये तो हमको पहला मिल गया इंस्टेंटेनियस करंट। दूसरा में पूछ रहा है एवरेज करंट, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, IAVG से। एवरेज करंट बताया फॉर्मूला हमने dQ/ क्या बताया, सॉरी dQ नहीं, डेल्टा Q/ΔT लिखेंगे। अब डेल्टा Q मीन्स यहाँ पर ये टर्म आया Q2 - Q1 T2 - T1। तो पहले आप Q2 को फाइंड करना है। ध्यान दीजिए, Q2 को आप क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड करेंगे। Q2 के लिए दिया कितना 2 सेकेंड, तो यहाँ पर लिखेंगे t² प्लस 4t प्लस क्या लिखेंगे आप 5। अब t की वैल्यू कितना दिया, ध्यान दीजिए, t की वैल्यू 2 सेकेंड दिया है।
तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस क्या रखेंगे 5, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 प्लस 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 17 कूलम आएगा। ये आपको Q2 मिल गया। क्या मिल गया? Q2 मिल गया। अब आप Q1 को सोचें। Q1 के लिए देखें, Q1 0 सेकंड के लिए है। किसके लिए? 0 सेकंड के लिए। Q1 0 सेकंड के लिए और Q2 2 सेकंड के लिए। ठीक है, तो Q1 इज इक्वल टू क्या है? T1 इज इक्वल टू 0 और T2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। यानी यहाँ पर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, ये 4 इंटू 0 प्लस क्या मिलेगा 5, यानी आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? आपका Q1 0 सेकेंड के लिए चार्ज Q1 कितना हो जाएगा? 5 कूलम हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से एवरेज करंट निकाल सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 17 माइनस 5 अपान, ध्यान दीजिए, अपान 2 माइनस 0। T2 की वैल्यू 2 है और T1 की वैल्यू क्या है? आपका 0 है। तो ये हो जाएगा कितना? 17 माइनस 5 हो जाएगा आपका 12, ये हो गया 2, 2 6 जा 12। तो आपको करंट कितना मिला? 66 एम्पियर करंट मिल गया। ठीक है, अब इसी से लगे हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, थोड़ा सा देखें। आप इस तरह से क्वेश्चन आपके बुक में भी दिए हुए हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। आइए यहाँ देखिए, कह रहा है विच इज आई। आई यहाँ पर क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट है। तो फाइंड स्मॉल क्यू फ्लो थ्रू अक्रॉस सेक्शन बिटवीन 0 to 3 सेकेंड। 0 से 3 सेकेंड, यानी T1 आपका क्या दे दिया है? 0 और T2 को मान लेंगे 3 सेकेंड। और इंस्टेंटेनियस करंट दिया है। क्या दिया है? इंस्टेंटेनियस करंट दिया है। तो इंस्टेंटेनियस करंट केवल आई लिखता हूँ, फॉर्मूला में होता है dq अपान क्या होता है? dt। चार्ज तो दिया नहीं है, आई दिया है, तो इसको हम ऐसे चेंज कर लें, dq इज इक्वल टू आई इंटू क्या लिख सकते हैं? dt। अब किसके किसके बिटवीन? 0 से 3 सेकेंड के बिटवीन। तो इसका आप कर ले इंटीग्रेशन। क्या कर लेंगे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ dq इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू dt। ये जहां से चलेंगे वह लोअर लिमिट, जहां पहुंचेंगे वह अपर लिमिट। ठीक है, अब आई की वैल्यू आपका दे चुका है ऑलरेडी। क्या करेंगे? आई की वैल्यू दिया है, तो यहाँ पर अब इंटीग्रेशन ऑफ dq इज इक्वल टू आपका क्या मिलेगा? तो q मिलेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा q, आई की वैल्यू दे चुका है t स्क्वायर प्लस 1 इंटू dt, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या लिखेंगे? 3। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए बोल रहा है 0 से 3 सेकेंड के लिए। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे आप। तो ये टी स्क्वायर, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान दीजिए, फॉर्मूला बताता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n इंटू dx, फॉर्मूला आ जाता है x का पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। ये चीज यूज करेंगे। तो t का स्क्वायर है, तो t का पावर क्या आ जाएगा? 3 अपान 3, और यहाँ पर क्या है? 1, तो 1, तो 1 के जब मल्टीप्लाई करेंगे dt से, तो इंटीग्रेशन ऑफ जैसे dq इक्वल टू q, इंटीग्रेशन ऑफ d5 इक्वल टू 5, इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल टू w, सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ dt इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? t। अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 0 to 3। अब यहाँ पर कंसेप्ट होता है डिफरेंट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो q इज इक्वल टू आप लिखेंगे t की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 3 का पावर 3 अपान 3 प्लस लिखेंगे 3, फिर यहाँ पर लगाएंगे माइनस, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0 का पावर 3 अपान 3, और यहाँ पर क्या कर देंगे? माइनस, और फिर प्लस होगा तो लेकिन माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब इसको आप सॉल्व करके देते हैं। ये 3 3 9 और 9 3 27 अपान 3 प्लस 3, ये तो टोटल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 3 9 जा 27, यानी आपको 9 प्लस 3 मिला। अब इसको आप ऐड करें 9 प्लस 3 को, तो कितना आ जाएगा? आपका 12 कूलम आ जाएगा। तो ये आपको चार्ज पता हो गया। यहाँ पर देखिए कह रहा था कि फाइंड स्मॉल क्यू फ्लो थ्रू अक्रॉस सेक्शन बिटवीन 0 to 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा? तो आपका 12 कूलम चार्ज फ्लो हो जाएगा। अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसी में कह रहा है कि आल्सो फाइंड द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन।
नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर ले या तो स्मॉल एन से। यहाँ पर आपका क्या पूछ रहा है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो आपको ऑलरेडी फॉर्मूला हमने बताया कि Q इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस एन इंटू ई, प्लस माइनस एन इंटू ई। आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पर, तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन ई लिख सकते हैं। अब Q जो है अभी आप फाइंड किया है, कितना आया है 12 कूलम। तो यहाँ पर आप 12 कूलम वैल्यू रख लेंगे और E की वैल्यू हमने बताया क्या रखेंगे, 1.6 × 10⁻19 कूलम। 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये देखिए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 12 × 10 का पावर ये हो जाएगा 19 अपन कितना हो गया 1.6, पॉइंट को हटा दें तो 120 अपन 16 × 10 का पावर कितना हो गया आपका, तो 19 हो गया। ठीक है, अब इसको आप कटाएंगे 7.5, यानी 7.5 × 10 का पावर कितना आ गया 19 इलेक्ट्रॉन। देखिए आल्सो फाइंड द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट फ्लो इन दिस टाइम। इतने टाइम में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, तो 7 क्या बोलेंगे 7.5 × 19 प्लस 19 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप 60 स्क्रीन में या वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ठीक है, जल्दी करें, जल्दी करिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। एक एक लाइन नोट करते चलना है आपको। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इन हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम विथ अ स्पीड ऑफ 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड द इक्विवेलेंट करंट इफ इलेक्ट्रिक चार्ज टेक इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ध्यान दीजिए ऑर्बिट में बोल रहा है कि इन एन हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम, और वह जो मूव कर रहा है उसकी स्पीड दे दिया है आपका 2.2 × 10⁶ मीटर। ये देखिए ये स्पीड है, वेलोसिटी दे दिया है यहाँ पर ये वेलोसिटी दे दिया है, और ये जो है कि इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज की वैल्यू दे दिया है, क्या यहाँ पर लिखे हैं Q = E दे दिया है, और ये रेडियस दिया हुआ है R दिया हुआ है, R की वैल्यू दिया है 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आप हम लोग सोल्यूशन में एक वर्ड यहाँ पर ध्यान देंगे कि टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट, यहाँ पर देखिए मीटर पर सेकेंड, टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन हम कह सकते हैं टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन। सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन करता है तो टाइम टेकन इलेक्ट्रॉन का कितना लगता है, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे टाइम T = सर्कम्फरेंस 2πr अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला आप 11th में भी पढ़े होंगे, ग्रेविटेशन में बताया गया था। और Q की वैल्यू क्या बताए हैं, E बताए हैं, लेकिन फॉर्मूला में हम लोग क्या बताए थे, I = Q/T। तो यहाँ पर स्मॉल t के जगह पर आप क्या ले लें, कैपिटल T ले लें, यानी I = Q/ क्या रखेंगे, कैपिटल T। कैपिटल T की वैल्यू यहाँ से उठाकर आप यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, यानी Q और T की वैल्यू है 2πr/v, कहाँ चला गया ऊपर। अब Q = हमने क्या ले लिया, E ले लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा है। देखिए एन इलेक्ट्रॉन, तो I = आप लिखेंगे Q के जगह पर E लिखेंगे, या V × E, E × V या V × E अपॉन 2πr।
अब यहाँ से सारे वैल्यू उठाकर यहाँ पर अगर आप पुट कर दें तो आपको इक्विवेलेंट करंट फाइंड हो जाएगा आपका, यानी I इज इक्वल टू V 2 पॉइंट, चलिए अगर आप E भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, E इंटू वी, E की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, और स्पीड दिया है 2.2 इंटू 10 का पावर 6। अब ये 2 है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, दुनिया को पता है। और देखिए रेडियस दिया है आपका R इज इक्वल टू 0.5 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पर माइनस कितना होता है 10 होता है, ये -1 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 पर माइनस 11 मीटर हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम को हमने मीटर में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर आप रख सकते हैं 5 इंटू 10 का पावर माइनस 11। अब देखिए यहाँ से आप वैल्यू कटा सकते हैं, 2 से जब कैंसिल होगा तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये 11 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 11 और 6 कितना हो जाएगा बताएं 17 हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाएं, तो 1.6 इंटू 1.1 अपॉन 3.14 इंटू 5। अब यहाँ पर देखें ये 17 और ये -19, तो -19 प्लस क्या लिखेंगे आप 17, ठीक है। तो कितना बचेगा आपको 2 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो -19 प्लस 17 कितना हो जाएगा प्लस -2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं -2, इसको भी हटा दें तो 1.6 इंटू 11 इंटू 10 का पावर आपको कितना बचेगा -2 और 1 -3 डिवाइड बाई 3.14 इंटू 5। इसको आप चेक कर सकते हैं, जो कटाएंगे इसको 1.6 ध्यान दीजिए, 1.6 को 11 से आप मल्टीप्लाई करके चेक करें तो कितना मिल रहा है आपका बताएं 17.6 मिलेगा। कितना मिलेगा 17.6, ये हो जाएगा 17.6 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइड बाई, अब इसका इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15.4 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है 15.4 कितना आएगा चेक कर लें, ठीक है। 3.14 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, 2 यहाँ 0, 5 1 जा 5 और 2 7 और 5 3 जा 15, यानी 15.70 होगा, 15.70। तो 17.6 आप डिवाइड 17.6 इंटू पर -3 डिवाइड बाई 15.70, तो इससे आप इसको कैंसिल करेंगे ये 1.12 आ जाएगा, ठीक है, यानी 1.12 इंटू 10 का पावर -3। तो इतनी करंट आपका, इतनी एम्पियर करंट क्या होगी इक्विवेलेंट होगी, ठीक है ना। पूछ रहा था फाइंड द इक्विवेलेंट करंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। डियर स्टूडेंट्स, अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर जो स्टूडेंट्स नए हैं मेरे चैनल पे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इट्स ओके, बाय।